नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमिनेंट पब्लिकेशन के इस नए पॉडकास्ट में। मैं हूं सुप्रीत बत्रा, फाउंडर एंड सीईओ एमिनेंट पब्लिकेशंस। यहां हम इन पॉडकास्ट सीरीज़ में ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जो कि हज़ारों नहीं लाखों ज़िंदगियों को बदल चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं, सक्सेस हासिल कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। ऐसी ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ हैं मिस्टर कुणाल कामरा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस। एमिनेंट पब्लिकेशन के साथ सर ने ये बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है, डायरेक्ट सेलिंग की जीत शुरुआत से शिखर तक। ये ऐसी किताब है जो हर एक डायरेक्ट सेलर को पढ़नी चाहिए। सर ने अपने स्ट्रगल्स के बारे में, सर ने अपने सक्सेस के बारे में और कैसे उस सक्सेस को हासिल किया, 1 रुपये से 1 करोड़ महीने का कैसे कमाया जाता है, वो सारा आपने इस किताब के अंदर बताया हुआ है। कैरेक्टर के बारे में बताया हुआ है, एक डायरेक्ट सेलर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम बात करेंगे, बाइबल के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम बात करने वाले हैं। तो सर शुरुआत करते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक छोटी सी शुरुआत हुई, छोटी सी शुरुआत से शिखर तक। इस शुरुआत में आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन आपने अपना एक मुकाम बनाया। आप हमें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताएं कि कैसे किया और कैसे हमारे यूथ जो इस वक्त देख रहे हैं, कैसे वो नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। आपको चाहत लेनी होगी कामयाबी की, आपको सोचना पड़ेगा कामयाबी के बारे में। मैं अगर अपने करियर की बात करूँ तो शुरुआती दौर में मैं बेसिकली मंडी डबवाली डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से हूँ। तो हमारी एक शॉप होती थी, तो मैं स्कूल के बाद सीधा दुकान पे जाके बैठता था। तो धीरे धीरे करके मेरे जो फादर का जो शॉप थी उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई। आगे जाके एक समय ऐसा भी आया कि मैंने अपनी पढ़ाई जो थी वो प्राइवेट करनी शुरू कर दी और दुकान पे ज़्यादा बैठना शुरू किया। मुझे काम करने का शौक़ है, बेसिकली मुझे काम करने का शौक़ है। कई लोगों को मूवीज़ देखने का, पार्टीज़ करने का शौक़ होता है, लेकिन मुझे काम करके मज़ा आता है। और दूसरा, मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड हूँ। अगर कोई काम करना तो करना है, इस टाइम पे यहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है, राइट। और एक दिन की बात है, एक घटना हुई। 4-5 घंटे तक लगातार हमारे वहाँ बारिश होती रही और शॉप पे बैठे हुए मेरे दिमाग में आया, यार ये 4-5 घंटे में मतलब मेरा टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि मेरे में ये था कि मेरे पास कोई कस्टमर आ जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। तो मेरे को लगा कि यार कुणाल कामरा, तेरा 4 घंटे टैलेंट वेस्ट हो गया। कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें ये टाइम वेस्ट ना हो, आप खुद जाके लोगों के पास जाएं। तो मैंने ऐसा सोचना शुरू किया। और जब आप किसी चीज़ को सोचना शुरू करते हैं तो आपके सामने वैसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आनी शुरू हो जाती हैं, राइट। तो मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई और मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे बोला कि आप, वो एक इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये टारगेट पूरा करेंगे तो आपको भी जॉब मिल जाएगी। मैंने अगले दिन चलती हुई दुकान बंद कर दी, डिसीज़न ले लिया तुरंत। और उसमें मैंने मेहनत करी, मैं मैनेजर बना और आगे मेहनत करी, आगे के आगे प्रमोशन हुई। काफ़ी साल मैंने उसमें काम किया। फिर एक बात आई 2012 की। 2012 में मेरी शादी थी और मैंने अपने बॉस को बोला कि मुझे छुट्टियां चाहिए शादी के लिए, तो उन्होंने नहीं दी। मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ कि मैंने कहा यार, ज़िंदगी में एक ही बार शादी करनी है और आप उसको भी अगर ढंग से एंजॉय नहीं कर पाए पलों को, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये महसूस कर रहा था कि यार नौकरी के अंदर ना बाउंडेशंस हैं, राइट। मैंने इतने साल काम किया और अपने लिए 4 दिन नहीं निकाल सकता, राइट। एंड मोर ओवर लिमिटेशंस हैं कि आप कितना भी काम कर लो, आपको उतनी ही सैलरी आनी है। सो मैं किसी ऐसे काम की तलाश में लग गया जिसमें आप जितनी मेहनत करो आपको उतनी इनकम आए। नंबर 2, आप अगर एक बार लग के आपने मेहनत कर ली और अगर आगे जाके किसी समय पे आप जाके काम ना भी करो तो भी इनकम आए। तो मुझे ये 2 चीज़ें चाहिए थी। सो अगेन, जब मुझे तो इन चीज़ों के बारे में मैंने सोचना शुरू किया तो मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई डायरेक्ट सेलिंग के नाम से। तो मैंने फिर अपनी चलती हुई इतनी बड़ी नौकरी को, उस समय पे मैं बहुत अच्छी सैलरी लेता था, मैं एरिया मैनेजर था एक कंपनी में, एमएनसी में। तो मैंने वो चलती हुई जॉब को छोड़ के एक डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर ली। अच्छा। और बस फिर उसके बाद मैं लग गया। मुझे तो मतलब मज़ा ही आ गया कि यार एक ऐसा काम जिसमें जितनी मेहनत करते जाओ आपकी इनकम उतनी बढ़ती जाएगी। मैं लग गया अपनी टीम साइज़ बड़ा करने के लिए। जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी टर्नओवर और उतनी बड़ी इनकम, ठीक है। और बाकी आपके सामने है। क्या बात है सर, वाकई इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि जब हमारे पास प्लान बी तैयार होता है तो शायद हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते। सर ने उस काम को बंद किया कि एक ही में फोकस करना है, तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है हम सबके लिए। सर मैं आपको कई सालों से जानता हूँ और पिछले 2 साल से तो हमने किताब पे बहुत क्लोजली काम किया है। और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी मैंने कई बार आपसे शेयर किया और आपने हमेशा मुझे बाइबल के बारे में बताया, सॉल्यूशंस मिले और मेरी लाइफ खुद चेंज हुई। और मैं चाहूँगा आप अपने व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, कंपनी के डायरेक्ट सेलर्स, ऑथर सुप्रीत बत्रा चैनल के बहुत से लोग आपको देख रहे हैं,
स्पिरिचुअलिटी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए? इट मे बी बाइबल, इट मे बी भगवत गीता, कुछ भी हो सकता है जी। देखिए, मुझे शुरू से पढ़ने का शौक़ था, तो मुझे पता लगा कि एक दुनिया में एक ऐसी किताब है जो सबसे ज़्यादा छपती है, सबसे ज़्यादा बिकती है, उस किताब का नाम बाइबल है। और ऐसे ही मैंने रेंडमली मैंने उसको पढ़ा, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मेरी जो लाइफ थी वो बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गई। उसमें मुझे समझ आया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब या धार्मिक होने का मतलब सिर्फ किसी को मानने से नहीं है, उसकी बातों को मानने से है। अगर लोग श्री राम जी को मानते हैं तो उनको बाद में मानो, मेरा मानना है कि उनको बाद में मानो, पहले उनकी बातों को मानो, उनके करैक्टर को मानो, राइट। सो उसमें जो चीज़ें मैंने पढ़ी, उसमें बेसिकली आपको एक लाइफस्टाइल ही बताया गया है। उसमें बताया गया है, उसमें जो सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग थी वो ये थी कि मैं हमेशा अपने आप को सही साबित करने में लगा रहता था, राइट। मैंने छोड़ दिया, मेरा मन शांत हो गया। पहले मुझे ढंग से नींद भी नहीं आती थी और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे दिमाग में घूमती रहती, तो मैंने छोड़ दिया उन सब चीज़ों को और मैं बहुत रिलैक्स हो गया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई किया। पहले मैं थोड़ा सा अगर मुझे कोई कुछ कह देता था तो मेरे में बदला लेने की भावना थी। तो बाइबल कहती है कि बदला लेना तेरा काम नहीं है, तेरा काम माफ़ करना है, ठीक है। तो मैंने बदला लेने की भावना छोड़ दी। मुझे कोई कुछ भी बोल दे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, मैं चुपचाप निकल जाता हूँ। तो अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है या कुछ गलत कर्म कर रहा है तो उसका फल वो खुद भोगेगा, है ना। सो ऐसे करते करते मैंने उन सब बातों को माना और मेरी लाइफ जो है वो काफ़ी रिलैक्स होगी उसके बाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इनफैक्ट आपकी मुझे एक बात याद आ रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए था जो किसी ना किसी नशों में फंसे हुए हैं। मैंने सर से ही सवाल किया था कि मेरा ही खुद का एक बहुत अच्छा दोस्त है जो नशों में फंसा हुआ है, और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो एडिक्शंस में फंसे होते हैं। इट मे बी सोशल मीडिया एडिक्शन, इट मे बी ड्रग एडिक्शन, या स्मोकिंग का, कईयों को ड्रिंक्स का एडिक्शन होता है। तो सर ने बड़ा अच्छे से उस चीज़ का जवाब दिया था कि ईश्वर आपकी मदद करेगा। बहुत अच्छा आपने बाइबल से वो बात बताई थी, अगर आप वो फिर से बताना चाहें, और कैसे हम लोग एडिक्शन से कैसे बचें। देखिए, मैं अगर बात करूं, हम पंजाबी फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ पे गालियाँ देने का रूटीन था, ठीक है। और बैठते हैं तो सब लोग शाम को, या मैंने कॉर्पोरेट में काम किया तो ड्रिंक भी करते थे वहाँ पर। तो उसमें लिखा है कि गाली देना एक पाप है। आप किसी को गाली दे रहे हो गलत चीज़ है ना, आप किसी की चुगली कर रहे हो गलत चीज़ है। तो मैं जैसे जैसे उनको पढ़ता गया तो वैसे वैसे वो मेरी लाइफ में मैंने, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो आप बुरी चीज़ें होती है ना इस समाज में, या इसको कलयुग बोलते हैं, आप जो बुरी चीज़ करते हैं उसमें आपको आनंद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी तीसरे बंदे की आपके साथ चुगली करनी है, यार वो ऐसा है, बड़ा मज़ा आएगा, हमें घंटों बातें कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर किसी की प्रेज़ करनी है कि यार वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मेहनत करता है, इसमें आपको ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो बुरी चीज़ों को छोड़ना ना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, और आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप इनको छोड़ पाओ। इसके लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे इसको, बुरी आदतों को छोड़ने में मेरी मदद कर, और वो छूटती हैं, राइट। मेरे ज़ुबान से अब गाली नहीं निकलती, ठीक है। मैंने जितनी भी बुरी चीज़ें थी, मैंने फालतू की पार्टीज़ करनी, ड्रिंक करना, ये सब कुछ मेरी लाइफ से निकल गया, ठीक है। मैं एक वन वुमन मैन हूँ, ठीक है। मेरी वाइफ के अलावा मैं कभी किसी औरत की तरफ नहीं देखता, बुरी नज़र से नहीं देखता। इनफैक्ट बाइबल में लिखा गया कि अगर तुम किसी औरत को बुरी नज़र से देख लेते हो तो भी तुम पाप कर देते हो, है ना। हम लोग अगर कुछ मन में ले के आगे कोई भावना या कोई फीलिंग तो वो गलत है। सो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें छूटती गई। ये बहुत अच्छी गाइडेंस आपने दी है कि हम गलत देख भी रहे तो एक गलत विचार आ गया तो एक गलत कर्म हो ही गया, हाँ हो गया, तो वो गलती कर दी है, वो फिर कब एक्शन में बदल जाए, राइट। तो हम अपने चरित्र में, अपने वहाँ पे मन में ही वो चीज़ आने ना दें। बहुत बढ़िया सर। एक बड़ी अच्छी सर बाइबल, मैंने भी कुछ कोट्स पढ़े थे और मुझे बहुत अच्छी एक लाइन लगी, फेथ विदाउट वर्क इज़ डेड। बाइबल में एक लाइन आती है, जी बिल्कुल। विश्वास कर लेते हैं हम लेकिन एक्शन नहीं लेते, और फेथ का एक्शन के साथ जो कनेक्शन है इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, हाँ, वो एक फेथ है, वो विश्वास है, और जब आप सच्चे मन से उस पर विश्वास करते हैं तो वो आपकी लाइफ में काम भी करता है, ठीक है। एक शक्ति है जो इस दुनिया को, यूनिवर्स को चला रही है, तो फेथ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बाइबल में वर्ड लिखे हुए हैं कि अगर तुम विश्वास करके किसी पहाड़ को भी बोलो कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाए तो चला जाएगा। तो विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी हो तो उसकी भी, मेरे ख्याल, मैंने जो बाइबल में पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम किसी चीज़ को चाहो और उसकी प्रतीति कर लो, यानी कि उसको विजुलाइज कर लो, तो वो चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो वहाँ से भी उसको, मेरे ख्याल से उसको ही उठाया हुआ है, जो मुझे लगता है। तो फेथ के बिना तो ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप काम कर रहे हो, उस पर विश्वास करो कि आप कामयाब हो जाओगे, आप हो जाओगे। आपके अंदर पावर है ये चीज़ को। ईश्वर ने हमें सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी थॉट में हमें पावर दिया कि जिस चीज़ को हम लोग विश्वास करके करते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में होनी शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट सेलिंग में जब एक व्यक्ति आता है बहुत कंफ्यूज होता है, और स्पेशली अब डिस्ट्रैक्शंस तो इतने सारे हो गए, 400-500 कंपनीज, कोई कंपनी कहती है कि हम ये देंगे, वो देंगे, इतने सारे
लुभावने चीज़ें देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सही कंपनी में गए भी हैं या नहीं। तो स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो हमें गाइड करें कि स्टार्टिंग के हमारे वो स्टेप्स क्या होने चाहिए। और आपने विश्वास के ऊपर ऑलरेडी बहुत अच्छी बात बताई है कि कंपनी ले लिया तो उस पर दृढ़ विश्वास हो, बट एक्शंस क्या क्या होने चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ना, लोग आमतौर पे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने के बाद कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उसके ऊपर सवाल करते हैं कि ये कैसे वो कैसे। ये मेरे भाई, ये पहले सवाल करने हैं आपको, ज्वाइन करने से पहले ही सवाल करने हैं। आपको देखना है कि कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो कितनी एक्टिव है, उनकी क्या सोच है, कंपनी के प्रोडक्ट्स किस टाइप के हैं, कि क्या आपकी जो क्लाइंटेज है उसमें वो प्रोडक्ट्स चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं, क्या बिजनेस प्लान आपको आपके सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पहले देखनी है। करेक्ट। ठीक है, और अगर एक बार देख ली तो उसके बाद आपने कंपनी शुरू कर ली, फिर आपको जो घोड़ा होता है ना, जिसके ना वो दाएं देख सकता है ना बाएं देख सकता है, वो आपको उस टाइप से काम करना पड़ेगा। नो इफ नो बट, सिर्फ वही। ठीक है, उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस तो हमेशा आएंगी। आज ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर कंपटीशन ना हो, और अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में कंपटीशन कम हो जाएगा तो बढ़ेगा। हर चीज़ में कंपटीशन है। 10,000 रुपये की सैलरी लेने के लिए लाखों लोग जो है वो इंटरव्यू देने के लिए खड़े होते हैं ना। सो वहाँ पर भी कुछ लोगों को जॉब मिलती है। तो हर चीज़ के अंदर कंपटीशन है और आपको फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम लोग बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, और इसके अंदर क्या होता है, इसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। आप एक आदमी के पास प्लान लेके गए हैं, एक आदमी को प्रोडक्ट देने गए हैं, तो जरूरी नहीं कि वो ले लेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ 5-7-10 लोगों के पास जाएंगे तो कोई ना कोई ले लेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम एक आदमी के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं हमें 100% रिजल्ट आए, जिसके पास भी जाएं वो ज्वाइन करे, जिसके पास भी जाएं वो प्रोडक्ट ले ले। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सो होता क्या है, हम एक आदमी के पास गए, अगर उसने मना कर दिया तो हमारे में नेगेटिविटी आती है, और जब वो नेगेटिविटी आती है तो हमें लगता है, और इंसान ऐसा बनाया गया है, इंसान ऐसा है कि उसको कभी अपनी गलती अपनी कमी नज़र आती नहीं है, फिर वो चीज़ों पे दोष देता है। जब उससे रिजल्ट्स नहीं आ रहा तो उसको लगता है कि मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, मेरी किस्मत खराब है, शायद मैंने कंपनी गलत चूज़ कर ली है। ठीक है, वो इस चीज़ में नहीं जाता कि हाँ यार, हर आदमी हाँ नहीं करेगा, और हो सकता है कि शायद मेरी नॉलेज में या मेरी सेल्स पिच में कमी रह गई होगी, तो वो उसके ऊपर काम ना करके फिर वो इन चीज़ों पर सोचना शुरू कर देता है। वहाँ पर उसका करियर गलत दिशा की तरफ चलना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने सुना है लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए ये बिज़नेस बहुत अच्छा माना गया है, और ग्लोबल लेवल पे मैंने सुना कि बहुत सारी लेडीज़ इस बिज़नेस को कर रहे हैं, बहुत सुपर सक्सेसफुल हैं। लेकिन इंडिया में अभी भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। इसके बारे में मैं चाहूँगा आप कुछ बताएं। देखिए, हम लोग ना बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं, और अगर बाहर की बात करूँ तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 76% जो लेडीज़ हैं इस इंडस्ट्री में वो ज़्यादा कामयाब हैं। तो एक तो ये मोटा मोटा वैसे ही एक ये सिस्टम होगा कि हाँ, अगर वहाँ पे लेडीज़ हैं तो आने वाले टाइम में यहाँ पे भी होंगी। अब लॉजिक ये है कि वहाँ पे क्यों है और यहाँ पे क्यों आने वाले समय में होंगी, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आप देखिए, धीरे धीरे करके इंडिया में भी महंगाई बढ़ती जा रही है। एक ज़माना था जहाँ पर एक आदमी काम करता था और 10 लोग खाते थे। अब आप देखो, शहरों के अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कमा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। सो ये धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, और आपको घर पे इनकम सोर्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, अब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि यस, मेरी सिस्टर, मेरी मदर या मेरी वाइफ जो है वो काम करे। पहले लोग इसको समझते थे कि नहीं, वो घर पे ही बैठे, वो खाना ही बनाए। लोग धीरे धीरे करके लेडीज़ आगे बढ़ रही हैं, और आदमी लोग जो हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, अब लेडीज़ के ऊपर जो है वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक, उसको इनकम भी लेनी है, दूसरा उसको फैमिली भी संभालनी है। ठीक है, अब जो फुल टाइम जॉब है या फुल टाइम बिजनेस है, अगर वो करने चली जाती हैं तो फिर फैमिली कौन देखेगा, घर कौन देखेगा, तो उनको वो भी करना, तो लेडीज़ के ऊपर डबल बोझ आ गया है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शाम को 2 घंटे निकलते हैं आप तब कर लो, आपको सुबह टाइम निकालना है तब निकाल लो, आज टाइम नहीं निकालना, कल निकालना है तो निकाल लो। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास ये आज़ादी है। दूसरा, आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी शहर से, किसी भी गाँव से आप कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, चौथी, लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी अहम चीज़, कहीं भी आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं जो पुरुष है उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर का खर्चा चलाने के लिए, है ना। सो लेडीज़ एक सेकंड इनकम के तौर पे अभी है, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ मुझे पहले दिन से इतनी इनकम चाहिए। सो लेडीज़ मेरे हिसाब से जो है, अगर इसके अंदर आती हैं, इनफैक्ट मेरे हिसाब से आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम करेंगी, बहुत ही अच्छा काम करेंगी। एंड मोर ओवर, लेडीज़ के पास जेंट्स के कंपेरेटिवली एक ज़्यादा सहन शक्ति होती है, वो मल्टीटास्किंग होती हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। एंड मोर ओवर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सुबह जब हम लोग उठते हैं, ठीक है, तो आपके घर पे मदर होंगी या जैसे मेरी वाइफ है, तो सुबह उठते ही अपने काम पे लग जाएंगी। ठीक है, उन्होंने मेरे लिए अलग नाश्ता बनाना है,
मेरे दोनों बच्चों के लिए अलग नाश्ता बनाना है, बच्चे की सॉक्स वो ढूंढ रहा है कि मम्मा सॉक्स कहाँ हैं, वो सॉक्स भी दे के देनी है, किसी का बैग गुम हो गया या मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो मुझे वो भी देने हैं, और इतने में ही किसी और की आवाज़ आती है कि मम्मा मेरे को ये भी चाहिए या मेरे को ये भी तो उसके माथे पे शिकन नहीं आती। हाँ, वो 10 चीज़ों को एक साथ में हैंडल कर रही होती हैं। और भाई साहब आदमियों का क्या है, आदमी एक चीज़ देख रहा होता है ना, एक काम कर रहा होता है और उसको कोई उसको बुला दे, उसमें बीच में टोक दे, अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं काम कर रहा हूँ। आदमी हैंडल नहीं कर पाता उन चीज़ों को। सो मेरे हिसाब से तो ये इंडस्ट्री बनी ही लेडीज़ के लिए, और लेडीज़ देखना आने वाले टाइम में इसके अंदर कमाल करने वाली है। बहुत बढ़िया सर। 20-22 साल का लड़का या लड़की, अभी अभी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपना करियर डायरेक्ट सेलिंग को देना चाहेंगे, और जबकि अगर दें तो ये बहुत बढ़िया बात होगी। ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ किताब बनाई है एमिनेंट पब्लिकेशन ने, जो कॉलेज टाइम से जिस बच्चे ने शुरू किया, जब तक कॉलेज एंड हुआ तब तक उसके पास BMW और सब चीज़, सारी गाड़ियाँ, सब कुछ थी, लेकिन फिर भी एक डर है जेनजीज में, ये 20s वाले जो यंगस्टर्स हैं, तो उनके लिए आप कुछ बताएं कि वो इस डर से कैसे ओवरकम करें, डायरेक्ट सेलिंग की एक अच्छी इमेज आप हमारे सामने रखें। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को डर वाली बात बताता हूँ। डर तो वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके पास कुछ खोने का रहे। एग्जैक्टली। अब जब आपका कुछ लग ही नहीं रहा, हाँ, है ना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्वाइनिंग फ्री है, राइट, एजुकेशन भी आपको कंपनी की तरफ से फ्री दी जाती है, सो खोने का कोई डर नहीं है। एंड मोर ओवर, पहली चीज़ तो मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं तो और क्या, मार्केट में नौकरियाँ तो है ही नहीं। बिल्कुल, ठीक है, घर बैठने से अच्छा, रील्स बनाने से अच्छा है आप ये काम कर लें। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो मैं ऐसे ही मेरे साथ आए कि यार अभी आपके पास जॉब नहीं है, आप ट्राई करते रहो, साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग कर लो। हाँ। आज वो लोग मुझे शायद 4-5 साल हो गए उनको काम करते हो, आज मुझे वो थैंक यू बोलते हैं कि सर आपने सही टाइम पे हमें डायरेक्शन दे दी। आज वो 4-5 साल में वो बढ़िया 2-3 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए, और जो उनके साथ वाले जो लड़के थे जो उन्होंने नौकरी करी, वो 30-40 हज़ार रुपए पे घूम रहे हैं, है ना। सो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है। एंड मोर ओवर, मेरा मानना है कि अगर आपको इसमें काम नहीं भी करना ना, तो भी आप इसके अंदर 2 साल लगा लो, तो भी 2 साल लगा लो, ये आपको मैन टू जेंटलमैन बना देगी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको बात करना सिखाती है, आपको रिस्पेक्ट सिखाती है। आपने देखा है यहाँ पर हर छोटा बड़ा सामने वाले को जी कह के बात करता है ना। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, और ये लोग ही हैं जो हमें सिखाते हैं। तो आप वो 2 साल में इतना सीख लोगे जितना अपनी पूरी लाइफ में नहीं सीखा होगा, राइट। और करियर तो आपको दे ही रही है। आप देखिए, आप AI आ चुकी है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, सो नौकरियां कम होती जा रही हैं। एक टेक्नोलॉजी आती है, हज़ारों लाखों नौकरियां कम हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे काम जो है वो रोबोट्स करने शुरू कर गए हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियां आ गई हैं, सफाई हो रही है रोबोट्स के द्वारा। एक मेरे ख्याल से यही काम है डायरेक्ट सेलिंग का, जो मेरे ख्याल से रोबोट्स नहीं कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है, तो यही काम बचता है। और हमारे इंडिया में तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है डायरेक्ट सेलिंग का, वो लोग हैं। तो 150 करोड़ की आबादी है, बात करते करते कई पैदा हो गए, बात करते करते कई 18 साल के हो गए, तो लोग बहुत हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमें यही चाहिए, तो आप इसके अंदर अपना करियर बनाइए, बहुत बेहतरीन करियर जो है आप इसमें आगे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वाकई सर, ये अपना बिल्कुल सही बात बताई है। सबसे बढ़िया बात, किसी का अगर बिजनेस करने का मन है तो ऐसी जगह पे बिजनेस करें जहाँ पे अपलाइन का सपोर्ट भी हो। अकेले बिजनेस करने जब निकलते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन जब एक अपलाइन हो, ऐसे मेंटोर्स हों, सिखाने वाले हों, किताबों का सपोर्ट हो, तो हम वाकई उस चीज़ में ग्रो कर पाते हैं। थैंक यू सर। सर, डायरेक्ट सेलर्स चाहे एक्सपीरियंस्ड हों चाहे नए नए हों, 2 बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहली है रिक्रूटमेंट्स, और दूसरा रिक्रूटमेंट हो गई, टीम रुकी नहीं, टीम कहीं और चली गई। तो ये दोनों चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि टीम हमारे साथ टिके और हम रिक्रूटमेंट भी अच्छे से कर पाएँ? देखिए, मैं ना डिटेल में नहीं, लेकिन आपको शॉर्ट में बताऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आपको बड़ा बनना है और लगातार बड़े बनते रहना है और बड़ा बनते रहना है, तो आपको 3 ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे बड़ा बनाती हैं। और ये जब भी आप देख लो, अगर कोई आप में से कोई जो मुझे सुन रहा है अगर ग्रो कर रहा है तो वो 3 चीज़ों को कर रहा होगा, या उनमें से 2 जरूर कर रहा होगा। और अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं बल्कि आपका बिजनेस नीचे गिर रहा है, तो आपने ये चीज़ें नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो 3 चीज़ें कौन सी है? पहली चीज़ रिक्रूटमेंट, ये करनी पड़ेगी, लगातार ये करनी पड़ेगी। आप बोल दो कि भाई मैं बस अब 2 महीने कर लिया और छोड़ दिया, नहीं, ऐसे नहीं चलने वाला। हाँ, ये है कि इनिशियल डेज में आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर जब आपकी टीम साइज़ बड़ा हो जाता है तो कोई ना कोई एक आध लीडर, कोई ना कोई एक आध जो है आपको महीने में एक दो रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन आप 0 छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपकी मतलब आप करोगे तो आप बेसिकली आपकी टीम भी आपको देख के करेगी, है ना। टीम भी मैं जैसे मैं सबसे बड़े से बड़े लेवल ले ली और उसके बाद भी मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, तो टीम भी इंस्पायर होती है कि यार सर कर रहे हैं इस लेवल पे आगे, तो हम लोग क्यों ना करें, राइट। सो रिक्रूटमेंट आपको थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी। दूसरा, लोगों को ना आना जाना चलता रहेगा। आप
मतलब ज़रूरी नहीं कि वो शायद आप ही की कंपनी में रहेंगे, तो ज़रूरी नहीं है लोगों का चलता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब 2 जा रहे हैं और एक भी नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है। अब दूसरी बात आपने बोली कि उनको रोक के कैसे रखें। जैसे मैंने पहले भी बोला, आदमी मार्केट में काम करने जाता है, रिजल्ट नहीं आता, नेगेटिविटी आती है। डीमोरलाइजेशन रिजल्ट से ही कनेक्टेड है। लोगों को लगता है कि मोटिवेशन पैसे से मिलती है, ना, पैसे से मोटिवेशन नहीं मिलती है। आदमी काम करने जाता है, रिजल्ट मिल गया तो मोटिवेट हो जाएगा, रिजल्ट नहीं मिला तो डीमोटिवेट हो जाएगा। अब होता क्या है, आदमी डीमोटिवेट हो गया, उससे कोई बात ही नहीं कर रहा, उसको कोई माहौल ही नहीं मिल रहा, और डीमोटिवेट होता हुआ वो काम छोड़ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। जो आपकी एग्जिस्टिंग टीम है उसके साथ मीटिंगें करते रहो रेगुलर। ठीक है, अगर टीम अभी छोटी है तो आपको हर महीने उसमें मीटिंग करनी चाहिए। धीरे धीरे करके उसमें मीटिंग करने वाले और लोग आ जाएंगे, फिर आप बड़े सेमिनार्स पे जाएंगे और नई रिक्रूटमेंट करती रहनी पड़ेगी। जब आप मीटिंग्स करते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनमें जाती है, वहाँ पर लोग खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ मुझे भी दिक्कत आई थी, मुझे भी लोगों ने मना किया, तो देखते हैं कि यार ये कर सकता है, या इसको भी दिक्कतें आई तो मुझे भी दिक्कतें आ रही है, तो मैं भी आगे जाके कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है, सो ये दूसरा पॉइंट है कि आपको मीटिंग्स लगातार करनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट रिक्रूटमेंट, दूसरा पॉइंट मीटिंग्स करना, और तीसरा पॉइंट है अपने स्किल्स को इंप्रूव करना। सारी की सारी गेम स्किल्स की है। ठीक है, अब स्किल क्या है, आपकी एक नॉलेज, आपका एक स्किल है। ठीक है, मुझे मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में स्किल होनी चाहिए। मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी कर लेता हूँ, ये स्किल है। मैं ट्रेनिंग अच्छी दे लेता हूँ, वो स्किल है। मैं ट्रैवल करता हूँ, वो भी एक स्किल ही है। लोग ट्रैवल नहीं करते, घर से बाहर नहीं निकलते। ठीक है, सो आपको जो चीज़ें आप आज नहीं कर पा रहे हैं वो धीरे धीरे करके आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी। आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा स्किल है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम नहीं करें तो आपका आधा बिजनेस वैसे ही कम है। बिल्कुल। ठीक है, सो आपको अपने स्किल बढ़ानी पड़ेंगी। जो चीज़ें आपको आज नहीं आती वो प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। नहीं कर पा रहे हो, अपनी अपलाइन से संपर्क करो, उस आदमी से संपर्क करो जो उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। तो ये 3 ही चीज़ें हैं। आप इन 3 चीज़ों को जब तक जितना बढ़ाते रहोगे ना, आप उतना आगे बढ़ते रहोगे। राइट सर, राइट। बहुत ज़रूरी है, आपने ट्रैवलिंग का जिक्र किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम सोचें कि सिर्फ अपने दायरे में या अपने रिश्तेदारों में या अपने 4 दोस्तों को ही हम रिक्रूट करके एक डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे, एक कामयाब डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। घर से बाहर निकलना होगा। और ऐसा कई बार हुआ है कि आपके दर्शन हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे कई बार हुए, एयरपोर्ट में कई बार मिले। तो सर इस लेवल पे आके भी, जहाँ पे वो लाखों करोड़ों की इनकम बना रहे हैं, कंपनी के मालिक हैं, स्टिल वो ट्रैवल कर रहे हैं लगातार, तो हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो हम भी लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया से कैसे हम पूरे इंडिया में अपनी टीम बना सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पहली चीज़ तो क्या है कि आपको अपना एक पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोफाइल पे लिमिट रहती है फ्रेंड्स की, है ना। आपको एक पेज बनाना पड़ेगा और उस पर 100% आपको अपने बिजनेस रिलेटेड ही पोस्ट डालनी पड़ेंगी। मैंने लोगों को देखा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनल पोस्ट भी डाल रहे हैं, घूमने फिरने की। नहीं, आपको 100% अपनी पोस्ट जो वो अपने बिजनेस रिलेटेड ही डालनी पड़ेगी। अब ये जो सोशल मीडिया ना, ये बेसिकली आपका आईना है। ठीक है, आप 4 पोस्ट उसकी डाल दो पॉलिटिक्स से संबंधित, आपको कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि भैया बताओ कौन सी पार्टी जीत रही है आजकल। मतलब लोग सोचेंगे कि यार ये बंदा पॉलिटिकल है ना। आप धार्मिक पोस्ट डालनी शुरू कर दो तो आपसे धर्म की बात करनी शुरू कर देंगे लोग। सो हमें क्या चाहिए? हमें अपने बिजनेस चाहिए। तो हमें पहली चीज़ तो अपने जो सोशल मीडिया उस पर 100% अपना बिजनेस से रिलेटेड ही पोस्ट डालनी है। दूसरी बात, एक चीज़ समझो, मैं लॉजिक बताता हूँ। हमारी इंडस्ट्री में ना ज़्यादातर लोगों को ना ये तलाश रहती है कि यार कोई 2-3 अच्छे लीडर मिल जाएं, मेरा काम चल पड़ेगा। 2-3 अच्छे लीडर मिल जाएं, 2-3 अच्छे लोग मिल जाएं, मेरा काम चल जाएगा। अब मुझे ये बात बताओ कि जो अच्छे लोगों की डेफिनेशन क्या है? वही होगी ना जो एक्सपीरियंस व्यक्ति होगा, जिसको ऑलरेडी इस इंडस्ट्री की नॉलेज होगी, जो ऑलरेडी इसमें काम कर चुका होगा, उसी को हम लोग अच्छा लीडर बोलेंगे ना कि वो मेरी टीम में आ जाए। अब मुझे बताओ, जो एक अच्छा लीडर है उसकी भी तो एक तलाश होगी कि मुझे अच्छी अपलाइन चाहिए, अच्छी अपलाइन मिले। अच्छी अपलाइन मिले, है ना। करेक्ट। तो आप अपने आप को दुनिया में, मार्केट में साबित कर दो कि आप एक अच्छी अपलाइन हो। सामने वाली किसी की तलाश खत्म हो जाएगी और वो आपको मिल जाएगा। और ये सबसे बेहतरीन लोगों को कैसे पता लगता है? सोशल मीडिया के थ्रू। आपकी जो भी वर्किंग है आप सोशल मीडिया पे डालिए, आप अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाइए, ट्रेनिंग से संबंधित, काम से संबंधित। लोग उसको देखना पसंद करते हैं। धीरे धीरे लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। आपके फ्रेंचाइजीज खुल रही हैं, आज मेरे यहाँ फ्रेंचाइजी खुली, डालिए। आज मैंने लीडरशिप मीटिंग हुई, डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी टीम की अचीवमेंट्स डालिए। मेरी टीम में आज किसने गाड़ी ली है, मेरी टीम में आज ये हुआ है, तो टीम की अचीवमेंट्स डालिए। सामने वाला लोग आपको फॉलो करते हैं। वो फॉलो करते हैं, वो देखते हैं यार ये बंदा बड़ा एक्टिव है, यार ये बंदा अपनी टीम के लिए कितना काम करता है, यार इसके साथ जुड़ना चाहिए। और मैंने यही किया। मैंने अपने करियर के पहले साल में मैंने रिक्रूटमेंट करी, मैं लोगों के पास गया। मैंने साल बाद अपनी पहली गाड़ी ली थी और फिर मैं वो सारे की सारी वर्किंग जो थी मैं सोशल मीडिया पे डालता था। ठीक है, लोगों को टैग करिए,
ठीक है, जो संबंधित हैं इससे, अपने स्टेटस लगाइए, आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, उसको डालिए। तो मैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो थी मैं सोशल मीडिया पे डालता था। आप यू वॉन्ट बिलीव, इतने साल हो गए हैं, मैं आज लोगों को शायद मुझे फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग मुझे खुद अप्रोच करते हैं कि सर आपके साथ ज्वाइन होना है। और ये डेली क्या है, मेरे मैसेंजर, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे डेली कोई ना कोई बंदा संपर्क करता है कि सर आपके साथ काम करना है। मैं नहीं लोगों के पास जाता। तो सोशल मीडिया तो आपको, आपका ये समझ लो कि आपका बिजनेस जो है वो मेरे ख्याल से कई गुना बढ़ा देता है। राइट सर, राइट सर। ने पहली गाड़ी का जिक्र किया, तो पहली गाड़ी के बाद उसके बाद कई और गाड़ियां आपने ली, फिर मर्सिडीज़ तक आए, और अब आपके घर जो मैंने देखा रिसेंटली, एक बढ़िया होम थिएटर आपने बनाया हुआ है लुधियाना में, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन में एक घर। सारा का सारा कमाई हुई है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की मदद से जी। एंड ये हमें एक्चुअली सबको मोटिवेट करता है। कुछ आप अचीवमेंट्स और कुछ अपनी कामयाबी के बारे में आप हमें बताएं जो हम सबको एक इंस्पायर करेगा। देखिए, कामयाबी सबसे पहली चीज़ तो बड़ा घर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, शोरूम्स, मॉल्स वगैरह में, मेरा स्कूल भी है, अपना स्कूल भी है ना। मतलब मैंने हर जगह ही, मतलब स्टॉक्स में भी पैसा लगा रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स में, सब जगह हैं। सो हर चीज़ है। गाड़ियाँ ले ली, हर तरह की गाड़ी ले ली मैंने। इनफैक्ट मैं एवरेज की बात करूँ तो हर साल 2 साल में एक नई गाड़ी मैंने ली। हर चीज़ है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो मुझे लगता नहीं शायद कोई ईश्वर ने कोई कमी छोड़ी है। तो अभी जो सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है ना, वो ये है कि मुझे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वाह। ठीक है, हर पूरे देश के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाऊं तो मुझे प्यार करने वाले, मुझे फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर अब जैसे मैंने एक बार मेहनत कर ली, जी जान के साथ मेहनत कर ली, नेटवर्क खड़ा हो गया, तो अब मैं कभी कभी अपनी फैमिली को भी टाइम दे लेता हूँ। वरना मैं बताऊँ, नौकरी होगी या बिजनेस हो गया, दुकानदार हो गए, मैं लोगों को देखता हूँ, मतलब ना अपने लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है, सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ कि यार सारी ज़िंदगी परेशान होने से बेहतर है एक बार 2-3 साल ना लग के परेशान हो लो। हाँ, लग के सब कुछ छोड़ दो, 2-3 साल बर्थडे, दिवाली, होली सब छोड़ दो, उसके बाद जो है अपनी लाइफ को एक सुकून पे ले आओ। सो आज मेरी लाइफ सुकून पे है, नेटवर्क है, सब चीज़ें हैं, ठीक ठाक इनकम भी है, ठीक ठाक सब चीज़ें बनी भी हुई हैं, एसेट्स भी बने हुए हैं, तो सब बढ़िया है। राइट राइट। और एक बार सर ने कहा भी था कि ऐसे लेवल पे पहुंच जाए और ऐसे लेवल पे आके ट्रैवलिंग करें जब हमें सिर्फ इनॉग्रेशंस पे जाना हो, हाँ। रिबन कटिंग सेरेमनीज में जाना हो, लेकिन 2-3 साल मेहनत करने की बहुत ज़रूरत। हाँ, वो करनी पड़ेगी आपको। देखो, ये इंडस्ट्री है, ये एक ना, इस इंडस्ट्री में आप राजा हो। हाँ, ठीक है, लेकिन राजा का जो राजपाट है, जो साम्राज्य है, वो खुद ही बनाना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, ठीक है, आज एक एक आदमी के पास जाओगे, धीरे धीरे वो टीम बड़ी हो जाएगी, फिर वो आपका साम्राज्य हो जाएगा। फिर आप हीरो वाली एंट्री मारोगे, गले में माला डालेंगी, ट्रेनिंग दोगे, मोटिवेशन स्पीकर बनोगे, स्पीच दोगे, रिबन काटोगे और आ जाओगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले मिट्टी से मिट्टी होना पड़ेगा, आपको नीचे लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। करेक्ट। ऐसी लाइफस्टाइल ही इंसान जीना चाहेगा। आज पूरे इंडिया में कुणाल कामरा सर को हर कोई जानता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हर कोई प्यार देता है, जेलसी फैक्टर नहीं है। ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे इस इंडस्ट्री में लगी कि एक रिस्पेक्ट देते हैं कि ये लीडर हैं, और सर से मिलना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेहनत की है सर ने, हम भी करें। सर, इस किताब के अंदर आपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली पूरा चैप्टर बात किए हैं। डायरेक्ट सेलर के लिए एक अच्छा कैरेक्टर मेंटेन करने की क्या इंपॉर्टेंस है, और अच्छे कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है? देखिए, करेक्टर जो है वो नॉट ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग, वो आपकी ऑल ओवर लाइफ में बहुत ज़रूरी है। करेक्टर जो है वो, चरित्र जो है वो आदमी की सबसे बड़ी, पहली और सबसे बड़ी पहचान है, जिससे लोग आपके फॉलोअर बनते हैं। ठीक है, चरित्र जो है वो 2-3 तरह से रहता है। पहले चरित्र की बात मैं करता हूँ कि आप अगर शादीशुदा हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, आपको ये चीज़ सोच के चलिए कि आप अपनी वाइफ के अलावा आपको किसी के बारे में सोचना भी गलत है आपके लिए। ठीक है, और मैंने देखा है लोग ना ये गलतियां कर बैठते हैं। आपकी अगर टीम के अंदर फीमेल्स हैं तो आप उनको बहन कह के संबोधित कर सकते हैं। जब आप ये शब्द यूज़ करते हैं तो सारी जो दिक्कतें शुरू होने वाली होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी बहन को या अपनी वाइफ को आपके साथ काम के लिए भेज रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। तो आपको उस चीज़ को, विश्वास को रखना चाहिए, अपने करैक्टर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप कोई चीज़ सामने वाले को बोल सकते हो कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, तो अगर वो आप कर रहे हो तो आप ठीक कैसे हो सकते हो? करेक्ट है ना। मैंने देखा है काफ़ी लोग जो है ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, तो मैं उनसे कई बार सवाल पूछता हूँ कि मान लो मुझे पता लगे कि मेरी वाइफ कुछ किसी के साथ फ्रेंडशिप में है, मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं सही कैसे होऊंगा, है ना। जो मैं किसी दूसरे को बोलता हूँ तो फिर मैं कैसे सही हो सकता हूँ? तो एक तो ये वाले करैक्टर की बात होगी। लोगों को मैंने देखा अपना करियर ख़राब कर बैठते हैं और ऐसी चीज़ें जो एकदम से फैल जाती हैं। सो ये इन चीज़ों से आप बचिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है, करैक्टर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कमिटमेंट। आप उतनी कमिटमेंट करें जो पूरी कर सकते हैं। लोगों को मैंने कई बार देखा है कि आप बड़ी बड़ी
कमिटमेंट्स कर देंगे जब आदमी को लेके आना होता है, बाद में वो सब चीज़ें पीछे हट जाती हैं। तो ये इंडस्ट्री बदनाम होती है इन चीज़ों से, क्योंकि वो आदमी जब हर्ट होता है तो बाद में जाके बहुत सारे लोगों को बोलता है। सो आपने जो कमिटमेंट करी उसको पूरी करिए। आपने टाइम दे दिया किसी को मीटिंग के लिए, सेमिनार्स के लिए, तो वहाँ पर पहुँचिए, इसको आप रखिए। करेक्टर के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी मैटर करती हैं। आपने किसी का पैसा ले लिया तो उसको टाइम पे वापस दीजिए। उसको मांगना पड़ जाए यार तो आपके लिए शर्म की बात है, ठीक है। आपने किसी से बिल कटवा लिया है तो उसको करें, उसको वापस करें। तो आपका एक ना साफ सुथरा करेक्टर होना चाहिए कि यार ये आदमी अपनी जबान का पक्का है, ये आदमी अपने चरित्र का पक्का है, ये आदमी किसी का मिसयूज़ नहीं करता किसी भी चीज़ का, है ना। सो आप जितनी ईमानदारी के साथ इस इंडस्ट्री में जाएंगे ना, उतनी आपकी लाइफ में बरकत आएगी। मैंने बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों को इन चीज़ों में बर्बाद होते देखा है। लोग अपनी टीम से बिलिंग कटवा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं, टीम खत्म हो जाती है, ठीक है। आपकी टीम में फ्रेंचाइजी खुला हुआ है, आप अपने लेवल कंप्लीट करने के चक्कर में उसकी सील डलवा रहे हैं, ठीक है, वो टीम खत्म हो जाती है। सो ये सब चीज़ों को ना बहुत अवॉइड करना चाहिए। 100% आपको ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बाकी लॉयल्टी, ईमानदारी, पंचुअलिटी का जिक्र आपने किया, ये हमारे चरित्र को बनाते हैं, राइट सर। तो सर हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चंस में, रैपिड फायर राउंड। इसमें आपने एक या दो वर्ड्स में बताना है, एक या दो लाइंस में आपने बताना है हमारे व्यूअर्स को, आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ। लगातार मेहनत करना। क्या बात है, राइट। एक हैबिट जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। काम करने की हैबिट। वाह। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि लगातार काम करना हमारी एडिक्शन बन जाए, जैसा आपका एडिक्शन बन गया है कि मुझे तो काम से ही मज़ा आता है, आनंद लेके काम करते हो आप। देखो, कोई भी काम करना है ना, आपको कोई भी अच्छी हैबिट डालनी है तो वो कुछ दिन आपको अपने आप को समझा के डालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वो आपकी हैबिट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो 10, 15, 20 दिन, 22 दिन आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप एक दिन नहीं लेट उठे ना तो आपको गिल्टी फील होगी, राइट। सो मैंने भी ये चीज़ें हैबिट में डाली। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया में कोई भी काम शुरू करता है ना आदमी, तो काम बाद में शुरू करता है, पहले रिटायरमेंट की प्लानिंग करता है, ठीक है। मैं 40 साल बाद, 50 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है। मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली, तो मैंने देखा कि हमारे हरियाणा में ना पहले लोग एक एज के बाद रिटायर हो जाते थे, फिर वो बैठते थे, हुक्का पीना ये वो सब चल रहा होता था, और अगर उनके पास बैठ जाओ ना तो कई बार बहकी बहकी सी बातें करते थे, है ना। तो मुझे मेरे दिमाग में एक बात छप गई थी कि 60 साल की उम्र के बाद लोग ना सठिया जाते हैं, अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन देन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा जिनकी एज 80 प्लस, 75 प्लस हो चुकी है, और वो इतनी ज़बरदस्त बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी की बात करें, मैं केबीसी देखता हूँ, मैं केबीसी गेम की तरह नहीं देखता, मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन जी को देखने के लिए देखता हूँ, क्या उनका क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हर टॉपिक के ऊपर उनकी क्या कमांड होती है, नॉलेज होती है, और उनकी एज जो है वो 80 प्लस है, राइट। तो मुझे एक बात समझ आई कि सठियाने का एज के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना किसके साथ है, फ्री बैठने से। मैंने लड़कों को देखा 30, 35, 40 साल के लोग जो है फ्री बैठे हैं, वो ऐसी ऐसी बात करेंगे, पागलों वाली बातें करनी शुरू कर देंगे, और 80-85 साल के लोग भी जो काम कर रहे हैं क्या लॉजिकल बातें करते हैं। तो मैंने एक चीज़ समझ ली कि भाई अगर जीवन में लंबा जीना है, अगर बढ़िया रहना है, तो ज़िंदगी में तब तक काम करता रहूँगा जब तक मेरे जीवन में प्राण है। वाह, ठीक है। मैंने कभी रिटायरमेंट के बारे में अब सोचना ही नहीं है, तो अब काम करता रहता हूँ, तो दिमाग बिजी रहता है तो पॉजिटिव रहता है, किसी की कोई नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता, दिमाग सेट रहता है और सब चीज़ें सेट रहती हैं। आदमी जो होता है वो अगर काम करता रहेगा तो वो यंग भी रहता है, ठीक है, अदरवाइज वो खराब हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ समझ ली, तो अब मैंने अपनी हैबिट बना ली कि ज़िंदगी भर काम करते रहना है। वाह, बिल्कुल। फाइनेंशियल फ्रीडम की हम ना एक गलत डेफिनेशन बना के बैठे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम बेकार होकर बस बैठ गए, पैसा आ रहा है, हाँ, नहीं, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपना मजे लेके एंजॉय करके काम कर रहे हैं। एंड मोर ओवर होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है तो हमारे एक्सपीरियंस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज मेरी आधी लाइफ जो है वो इस इंडस्ट्री में चली गई, तो अब मैं जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाएगी मेरे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे। अब जब आदमी पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है तो रिटायरमेंट ले लेता है। अरे उस एज में जाके तो आपको यूथ को सिखाना है, नए लोगों को सिखाना है, तो आपको सिखाना वाली एज में जाके आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो वो गलत है मेरे हिसाब से। तो ये रिटायरमेंट गलत है। जब तक आदमी का शरीर काम कर रहा है उसको करते रहना चाहिए। शरीर अगर शरीर काम भी नहीं कर रहा, आधा शरीर भी काम करे, तो भी कुछ ऐसे काम ढूंढ लो जिससे आपको जो है आप कुछ ना कुछ करते रहिए। सर, एक ऐसी मिस्टेक जो डायरेक्ट सेलर्स को अवॉइड करनी चाहिए, सिर्फ एक गलती। अगेन मैं वही बोलूँगा, गलतियाँ तो यार बहुत सारी हैं, लेकिन एक गलती ये है कि आप लोग आते हैं और इसको ना एक गेम समझ लेते हैं, लॉटरी के 2-4 लोग मिल जाएंगे, काम चल जाएगा। ये हार्डकोर बिजनेस है मेरे भाई, ठीक है। इसमें स्किल्स इंप्रूव करने होते हैं, इसमें काम करना होता है लगातार। तो आप जो है इसको आइए, सीखिए और लगातार काम करिए। ये नहीं है कि 2-4 महीने काम किया और छोड़ के बैठ गए। करेक्ट। ये आपको 100% ये आपको रिटर्न देगी। इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही तरह के लोग जो होते हैं वो फेल होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो काम करना छोड़ देते हैं। वाह। अदरवाइज हर कोई कामयाब होता है। कैरेक्टर को डिफाइन करें एक लाइन में।
लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड पंक्चुअलिटी। वाह, बहुत बढ़िया सर। सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटी या चैलेंज? 200% अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसको सही इस्तेमाल करते हैं तो। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम रील स्क्रॉल कर लेते हैं। रील स्क्रॉल करना भी रहता है, सारा दिन उसमें वेस्ट कर देते हैं। एंड मोर ओवर आप अपने काम से संबंधित पोस्ट डालिए उसमें, जो आप आजकल के जो क्या बोलूँ, मतलब नाच के गानों के ऊपर वो डालते हैं। हाँ, कुछ नहीं मिलना यार उससे, है ना, कुछ नहीं होना जाना। ठीक है, कुछ लोगों को ये लगता है कि सोशल मीडिया पे पैसे लोग कमा रहे हैं, वो कुछ गिनती के लोग हैं। ठीक है, अगर आप उस तरफ बढ़ रहे हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया आपका 200% आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो। राइट, पहले भी आपने बहुत अच्छे से बताया। पेज बनाएं, अपने बिजनेस के हिसाब से अपने पोस्ट डालें और लगातार डालें। एआई इतनी मदद कर रहा है हमारा, एआई को बहुत अच्छे से यूज़ करें। सर फाइनल क्वेश्चन, बाइबल के एक बेस्ट टीचिंग जो हम सबको इंस्पायर करे? सबसे बड़ी टीचिंग उसकी यही है कि आप अपने पड़ोसी से प्यार करें, अपने समान प्यार करें। अब पड़ोसी का मतलब हो गया, इस समय आप मेरा पड़ोसी कौन है? आप हैं। राइट। तो मतलब हर किसी से प्यार करो। वाह, ठीक है, वो प्यार करना सिखाती है और मेरी उसने जीवन बदला है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, अगर मेरे से किसी ने गलत कर लिया, और इनफैक्ट मैं बताऊं, हर आदमी को लगता है कि सामने वाला गलत है, उसकी सिचुएशन कुछ अलग होती है। तो अगर उसने आपके साथ गलत कर लिया तो वो अपना गलत खुद देख लेगा, आपको उसको छोड़ देना, आपको उसको माफ़ कर देना है। ठीक है, रात को जब आप घर पे बैठें, आप ईश्वर से प्रार्थना करें, उसमें उस समय आपके दिमाग में किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम अपना दुश्मन कैटेगरी में लेते हैं या हमारे साथ नहीं है वो, तो उसके साथ जब कुछ गलत हो जाता है ना, तो हमारे मन में एकदम से विचार आता है, देखा इसको इसके कर्मों की सज़ा मिल गई। ऐसा थॉट आता है ना। लेकिन जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, तब हमारे मन में ऐसा थॉट क्यों नहीं आता कि मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली होगी? तब हम लोग उसका जो ठीकरा है वो किसी पे फोड़ते हैं, उसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके अरे नहीं, वो आप ही के सब ईश्वर ने आपके वो पैरामीटर बना रखे हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, घुमा फिरा के आपके साथ वो हो जाएगा, है ना। सो आपका काम है, किसी ने गलत कर दिया उसको माफ़ करिए, आगे बढ़िए। अगर आप उसको माफ़ करेंगे तो ईश्वर आपको भी माफ़ करेगा। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसने पाप ना किए हो, गलतियाँ ना की हो। वाह, तो इसी हाई नोट के साथ, इसी लर्निंग्स के साथ हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। और आई एम श्योर हम बहुत सारे पॉडकास्ट करने वाले हैं साथ में मिलकर, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान सर के अंदर भरा हुआ है। हम बाइबल के ऊपर जिक्र करेंगे, एक पूरा पॉडकास्ट हम बाइबल के ऊपर लेंगे, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लेंगे। आने वाले टाइम में हम कुछ ट्रेनिंग्स भी ज़रूर पॉडकास्ट रूप में ली जाएंगी। आपके लिए बहुत अच्छा आगे आने वाले एपिसोड्स होने वाले हैं। बने रहिए। ऑथर सुप्रीत बत्रा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ होंगी तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत चीज़ें आप सीखेंगे ज़रूर। ये किताब जो आपके सामने है, सर की 20 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़, और आने वाले कल को हमें और किताबें आपको इसके पार्ट्स देखने को मिलेंगे ज़रूर। डायरेक्ट सेलिंग की जीत, शुरुआत से शिखर तक, हम ज़रूर उसे परचेज़ करें, पढ़ें, क्योंकि हम सबके लिए सुपर गाइड होने वाली है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।